हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। नई शुरुआत चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज जैसे कि आपको पता होगा कि हमने पॉलिटिकल साइंस कक्षा 10वीं के अध्याय 4 करवा रहे थे, मतलब कि लेसन 4 करवा रहे थे, कार्बन और उसके यौगिक। इसके हमने कुछ पार्ट अपलोड कर दिए हैं। जिसने भी वो पार्ट नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए एक बार, या फिर बाद में देख लेना। ऐसा नहीं है कि यदि आप वो पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको वो जितना बताया जाएगा उतना तो समझ में आएगा, और यदि आप वो पार्ट भी देखे लेते हैं गाइस तो इससे क्या लाभ होता है, रिकनेक्टिंग के माध्यम से पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है। सो गाइस, ज़्यादा देर न करते हुए आज के वीडियो की ओर चलते हैं। देखते हैं अपन पेट्रोल और डीजल के बारे में कैसे बनते थे, कार्बन के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा करनी थी हमको। सो गाइस, चलते हैं। कार्बन के बारे में बताया था, कार्बन का सूत्र होता है C, और कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। कार्बन कौन सा अबंध बनाता है गाइस? वो बनाता है सहसंयोजी अबंध बनाता है। कार्बन कौन सा अबंध बनाता है? वो बनाता है सहसंयोजी अबंध। कार्बन के प्रकार प्रूफ देखे थे, जैसे ग्रेफाइट में होता है, ग्रेफाइट भी होता है, और क्या होता है, हीरा होता है। हीरा देखा था हमने, ग्रेफाइट देखा था, और हमने देखा था कार्बन के जो हाइड्रोकार्बन थे उसके प्रकार देखा था। 2 प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन। कौन कौन से गाइस? जैसे संतृप्त यौगिक होते हैं कार्बन के, और एक होता है असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक में एल्कीनो आता है। असंतृप्त यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइस? असंतृप्त यौगिक होते हैं, वो होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? जैसे हमने देखा था एल्कीनो होता है एक, और एल्काइन होता है। हमको पढ़ना था गाइस यहाँ से कोयले के बारे में। अपन देख रहे थे कि क्यों जलते हुए, क्या लिखा है यहाँ से अपन को करना था आगे, क्यों जलते हुए पदार्थ में ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते हैं। जो जलते हुए पदार्थ वो में ज्वाला उत्पन्न करते हैं कि नहीं करते हैं, और वो क्यों करते हैं। क्या आपने कभी कोयले तथा लकड़ी के अग्नि को देखा है, आग को देखा है? यदि नहीं तो अगली बार जब भी अवसर मिले तो आप ध्यान से देखिए। इसमें लकड़ी और कोयले के बारे में बताया गया है गाइस, आप ध्यान दीजिए। यदि इसमें समझ में नहीं आता है तो हम अच्छे से PDF के थ्रू अच्छे से समझा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए, लकड़ी तथा कोयले का जलना आरंभ होने पर क्या होता है? जब लकड़ी जलती है या कोयला जलता है तो क्या होता है? आपने देखा है मोमबत्ती, गैस स्टोव, LPG, जो अपन खाना बनाते हैं, जैसे मोमबत्ती है या गैस स्टोव या फिर LPG गैस जलती है कि नहीं आती है कि नहीं आती अपने घरों में, जो उपयोग में लाई जाती है। जलते समय ज्वाला उत्पन्न करती है, जब भी ज्वाला उत्पन्न करती है। यद्यपि आप देखेंगे कि अंगीठी में जलने वाला कोयला हो या तारकोल हो, कभी कभी लाल रंग के समान उज्जवल होता है। उसकी जो ज्वाला होती है वो हमको कैसी दिखाई देती है गाइस? कभी कभी इसमें बताया है, जब तारकोल या फिर कोयला जलता है तो क्या होती है, उसकी ज्वाला लाल रंग की दिखाई देती है तथा बिना ज्वाला के ही ऊष्मा देता है। और हम देखते हैं वो थोड़ी बहुत होती है, जैसे अंगारा देखा है आपने कभी? टीवियों में भी देखा होगा, या फिर आपके घर में जब लकड़ी या ईंधन कोयला जलता है ना, तो आप देखते हैं कि वो जलता कम है, लेकिन उसमें ऊष्मा कितनी ज़्यादा होती है, कितनी ज़्यादा गर्मी फेंकता है गाइस, बहुत ज़्यादा फेंकता है। और वो दिखाई कैसे देता है? बिल्कुल लाल दिखाई देता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी तारकोल को जलाने पर उपस्थित जलवाष्प पदार्थ बाष्पीकृत हो जाते हैं तथा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। जब देखते हैं अपन गाइस, इसमें क्या होती है, जैसे हमने देखा कि जब कोयला जलाते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है और ऊष्मा बहुत देता है, लेकिन उसमें ज्वाला नहीं निकलती ज़्यादा, ठीक है ना। मतलब ज्वाला में जलना, आग जब दूर से दिखाई देती है। और जो अपन लकड़ी जलाते हैं तो वो क्या होता है, उसमें ज्वाला जरूर निकलती है। केवल गैसीय जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है गाइस, ध्यान रखना। ज्वाला किस में उत्पन्न होती है?
इसलिए केवल गैसीय पदार्थों में जलाने में, जैसे लकड़ी को, तारकोल को जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं और आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। क्या होता है, जो वाष्पशील होते हैं मतलब उसमें वाष्प होती है, पानी की मात्रा होती है। अपन देखते हैं लकड़ी भीगी हुई रहती है कि नहीं होती है, तो उसमें वाष्प होती है, तो वाष्पीकृत हो जाते हैं। और शुरू में क्या होती है, लकड़ी भी हम देखते हैं कि ज्वाला के साथ जलती है। जब उसी का कोयला बन जाता है तो आपने देखा होगा कोयला में ऊष्मा तो बहुत होती है, लेकिन वो ज्वाला के रूप में उज्ज्वलित नहीं होता है, और होता भी है तो वो कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल लाल दिखाई देता है। गैसीय पदार्थों के परमाणु ताप करने पर एक दीप ज्वाला दिखाई देती है, एक गहरी ज्वाला दिखाई देती है तथा उज्ज्वल होने प्रारंभ करती है। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग तत्व का अभिलक्षण गुण होता है। जैसे गैस स्टोव की ज्वाला तांबे के तार को जलाने का प्रयास करती है तो इसके रंग का परीक्षण कीजिए। आपने देखा कि अपूर्ण दहन का जलन उत्पन्न होता है तो कार्बन होता है। मतलब जहाँ पे हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, अपूर्ण दहन, पूर्ण रूप से कोई चीज़ नहीं जल पाती है तो आप समझ लेना कि वहाँ पे कार्बन होता है। इसके आधार पर हम मोमबत्ती के पीले रंग की ज्वाला को क्या कारण बताएंगे। गाइस इसमें पूछा गया है। आगे अपन चलते हैं। गाइस हमने इसके आगे पढ़ा था, आपने ध्यान दिया होगा, जो आगे के पार्ट में बताया था कि क्या होती है ज्वाला जो निकलती है, एक होती है पीली ज्वाला। कैसी? पीली ज्वाला निकलती है जब दहन करती है, ठीक है, लकड़ी जलाते हैं, ठीक है, जैसे। और एक होती है नीली ज्वाला। अब देखते हैं अपन नीली ज्वाला के पीली ज्वाला और नीली ज्वाला के बारे में देखा था हमने। जैसे अपूर्ण दहन होता है या फिर किसी चीज़ में जैसे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा ना पहुंच पाने के कारण अशुद्ध रूप से जलने वाला ईंधन को ही, उस ईंधन से जो ज्वाला निकलती है गाइस वो पीली निकलती है। मतलब वहाँ पे अच्छे से ईंधन नहीं जल रहा है। ऑक्सीजन क्या होती है गाइस? ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है, किसी भी चीज़ को जलाने में सहायता करती है। और हाइड्रोजन जलती है, ठीक है ना। तो इससे क्या निकले, एक पीली ज्वाला निकल रही है तो समझ लो कि वहाँ पे क्या है, कार्बन, वहाँ पे ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुँच पाती है। नीली ज्वाला निकलती है किसमें? जिसमें कार्बन अच्छी तरह से जलता है। और क्या होता है, कार्बन को जलता है अच्छी तरह से लकड़ी जैसे, और वहाँ पे ऑक्सीजन भी पहुँचती है, जलाने वाली गैस। ऐसा कैसे अपन अनुमान लगा सकते हैं गाइस? जैसे आपने गैस देखा होगा, आपके घरों में गैस होगा, आप जब भी आप गैस चालू करेंगे ना तो उसमें देखेंगे नीली ज्वाला निकलती है। कैसे? क्योंकि गैस वहाँ पे देखते हैं अपन कि वो जो गैस होती है वहाँ पे पूर्ण दहन होता है। गैस का पूर्ण दहन मतलब कि वहाँ पे शुद्ध पूर्ण दहन होता है। क्योंकि हम देखते हैं जो गैस होती है गैस, तो गैस के ऊपर देखते हैं छोटे छोटे छिद्र होते हैं। गैस हो, स्टोव हो, तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वो क्यों होते हैं गैस? वो ऑक्सीजन के कारण होते हैं, और ऑक्सीजन गैस ही जलाने में सहायक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ। कोयला और पेट्रोलियम के निर्माण के बारे में देखेंगे। कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ है। किससे हुआ है गाइस? वो जैव के कारण हुआ है। जैव मात्रा के मतलब कि विभिन्न जंतुओं तथा पेड़ पौधों के अपघटन, मतलब जैसे क्या होता है गाइस, भूकंप आता है, भूकंप को देखा है, हर चीज को वो हिल जाती है पृथ्वी, और जैसे हिल जाती है तो बहुत सी जगह जैसे जापान में तो आए दिन भूकंप आता ही रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है गाइस, वहाँ पे ये होता है कि जो भूकंप आता है तो बहुत से घर गिर जाते हैं, जीव जंतु आकर के चट्टानों में दब जाते हैं, पेड़ पौधे, हरे भरे पेड़ पौधे भी क्या होते हैं गाइस, वो भी धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं और दब जाते हैं। और जब बहुत समय तक दबे रहते हैं, चट्टानों के नीचे आ जाते हैं, समुद्रों में भी देखते हैं वहाँ भी भूकंप होता है, चट्टानों के नीचे आ जाते हैं। तो बहुत समय के बाद जब पेड़ पौधे या जीव जंतुओं का क्षय होने लगता है तो बहुत वर्षों के बाद किसका निर्माण होता है? उन्हीं पेड़ पौधों से कोयले का निर्माण होता है। इसीलिए लकड़ी भी जलती है, आपने देखा होगा, कोयला और अच्छे से जलता है ना। और यही होती है पेट्रोलियम में भी। पेट्रोलियम भी कैसे होता है गाइस? पेट्रोलियम भी इसी से बनता है। जैसे समुद्री जीव के बहुत समय तक समुद्री जीव होते हैं, या फिर समुद्री जीव हुए, समुद्री पेड़ पौधे हुए, वहाँ पे भूकंप आता है तो उनके नीचे भी चट्टानें क्या होती हैं, चट्टानों में दब जाता है। और वहाँ पे गाद के कारण वहाँ पे क्या, गाद भी ऊपर से उन पर दब जाती है, और दबे रहने के कारण उनका क्षय हो जाता है, या बैक्टीरिया के आक्रमण के प्रबलता के
कारण उनका क्षय हो जाता है। और देखते हैं हम कि उसमें छिद्र छिद्र टाइप की जहाँ पे चट्टानें होती हैं वहाँ से क्या निकाल लिया जाता है, पेट्रोल या डीजल निकाल लिया जाता है या कोयले का निर्माण होता है। गाइस अब एक बार इसको पढ़े लेते हैं अपन, देखते हैं आगे। कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा में हुआ है जो विभिन्न जैविकीय तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। कोयले लाखों वर्ष पुराने फर्न तथा अन्य पौधों के अवशेष होते हैं। क्या होते हैं? जो कोयला बनता है वो लाखों वर्ष पुराने, जब लाखों वर्ष हो जाते हैं पेड़ पौधों को दबे हुए, तब ऐसा होता है। तब हम देखते हैं कि वहां पे क्या बन जाता है, कोयला बन जाता है। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण प्राकृतिक आपदा आ जाती है जैसे गैस, तो उसके कारण ये धरती चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे तथा धीरे धीरे क्षय होकर कोयला बन गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष हैं। क्या है गाइस? तेल जो हमको धरती से निकलता है वो क्या है? वो समुद्री पौधे तथा जीवों के अवशेष हैं। वो दब जाने के कारण, उनके मृत होने पर उनके शरीर से समुद्र तल में डूब गए तथा गाद में ढक गए। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण, प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ। इसी बीच गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गई और चट्टान के छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का रिसाव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरह फंस गए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोयले तथा पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? हम अधिकतर देखते हैं कोयला तथा पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है गाइस? जीवाश्म ईंधन। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जीवों के द्वारा ही तो बना है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? वो जो जीवाश्म ईंधन है वो जीवों के द्वारा ही बना है। जीव जंतु मतलब पेड़ पौधों से ही बना है कि नहीं बना है? चलते हैं आगे गाइस। आई होप आपको समझ में आया हो। समझ में आया हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं आगे। क्या होता है गाइस, यदि आप कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं, कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, ये आपको पसंद नहीं आता है तो हम ये ज़बरदस्ती आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप हमें लाइक ही कीजिए। यदि आपको पसंद नहीं आता है तो बिल्कुल फ्री है, आप डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन गाइस एक कारण ज़रूर बता देना। अब पढ़ते हैं गाइस ऑक्सीकरण के बारे में। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है गाइस, अपन देखते हैं आगे, इसको पढ़ लेते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है गाइस, तो हो जाता है, ठीक है ना। प्रथम अध्याय में हमने ऑक्सीकरण की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया है। प्रथम अध्याय में हमने ये देखा है कि ऑक्सीकरण कैसे होता है। और फिर जैसे लोहे में जंग लग जाना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है कि नहीं होता है, ये हमने देखा था पिछले अध्याय में। प्रथम अध्याय में अभिक्रियाओं को अध्ययन किया। दहन करने पर कार्बन यौगिक का सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनमें अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। क्या होता है, जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा था कि कार्बन यौगिक को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। कार्बन में ऑक्सीजन मिलाई जा सकती है और जिससे क्या होता है, इसके अतिरिक्त तो बहुत सी अभिक्रियाएं भी कराई जा सकती हैं। जैसे हमने देखा था ऑक्सीकृत हो जाता है, जैसे भोजन का ऑटोमेटिकली क्या हो जाना, विकृत गंधिता हो जाना, सड़ने लगना, और जैसे ही वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचती है, हमने पाउच भी दिखाया था आपको, बहुत से चिप्सों में ऑक्सीजन नहीं भरी जाती है गाइस, ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन भरी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीकरण कर लेती है ना। आगे देखते हैं अपन इस उदाहरण को, जैसे CH3 है, ये क्या है, CH3 और CH2 और OH है, तो ये क्या है, इसके साथ भी एथेलिक है, इसमें क्षारीय प्रक्रिया, हाँ, एल्कोहल को और कार्बोक्सिलिक में बदल जाता है। ये क्या है गाइस, एल्कोहल है, ठीक है ना। इसको अपन क्षारीय और प्लस में ऊष्मा देते हैं या फिर अम्लीयकृत होता है गाइस, तो इसमें ऊष्मा देते, क्षारीय हो या अम्लीय हो, इसमें अपन ऊष्मा लगाएंगे गाइस, तो क्या बन जाएगा, हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। ये भी यदि हम ऊष्मा, इसमें भी हम O2 देते हैं तो
तो गाइस हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो दूसरे पदार्थों को भी ऑक्सीजन देने की क्षमता का कार्य करते हैं। इनको हम ऑक्सीकारक कहा जाता है ना। जिसको ऑक्सीकारक, जैसे हम किसी चीज़ को कुछ देते हैं, है ना, तो अपने दाता कहलाते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन को देने वाला ऑक्सीकारक है ना कोई पदार्थ। क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात आरंभिक पदार्थों में ऑक्सीजन जोड़ते हैं। एव ऑक्सीकारक कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? जब क्या होता है गाइस, एक बार और पढ़ लेते हैं अपन इस डेफिनेशन को। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? ए आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। किसी भी पदार्थ में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। एतेप इनको ऑक्सीकारक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्सीकारक। सिंपल सी डेफिनेशन, मतलब क्षारीय, यहाँ पे लिखा है क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम या डाइक्रोमेट, मतलब क्षारीय पोटेशियम हो, परमैंगनेट हो, या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, अल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं। अब जब वो ऑक्सीकृत करेंगे, वो क्षारीय हो या फिर अम्लीय हो, पोटेशियम परमैंगनेट या अल्कोहल हो, उसको यदि अपन ऑक्सीजन पदार्थ से जोड़ेंगे तो उसको ऑक्सीकारक तो कहेंगे। मतलब एक प्रकार से देना ही हुआ। संकलन अभिक्रिया पैलेडियम तथा निकेल जैसे उत्प्रेरक की में असंतृप्त संकलन अभिक्रिया के बारे में देख रहे थे अपन। जैसे पैलेडियम तथा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक पदार्थ वे होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया की भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अनभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया में उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त श्रृंखलाएं होती हैं। गाइस क्या बताया गया है इसमें बताया गया है, देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा था कि जो निकेल होता है गाइस, जो निकेल्स या पैलेडियम होता है, ये उत्प्रेरक है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ मिलकर के जोड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देते हैं। जो निकेल है और पैलेडियम है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर देते हैं या जोड़ करके बना देते हैं। इसका उपयोग साधारण किस में किया जाता है गाइस? अब संतृप्त असंतृप्त से तो आप जानते ही होंगे। संतृप्त मतलब कि जिसमें एकल अनुबंध बनता है, जैसे ये संतृप्त है गाइस और ये असंतृप्त है। सी में देखा हमने ये एक ही है, और जहाँ पे देखा था हमने ये दो ही आबंध बना रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं। तब इसका उपयोग किस में किया जाता है गाइस? आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है कि वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण की इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। जो वनस्पति तेल होते हैं उसमें हम देखते हैं कि कैसी पाई जाती है, वहाँ पे क्या है? असंतृप्त वसा पाई जाती है ना। और वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी श्रृंखला वाली असंतृप्त वसा पाई जाती है। यदि उसको जोड़ दिया जाए किससे? निकेल से उत्प्रेरक या H2, निकेल उत्प्रेरक और H2 से जोड़ दिया जाएगा इस, तो क्या बन जाएगा? संतृप्त वसा बन जाएगी। ठीक है ना। जंतु वसा में संतृप्त और जंतु वसा में कैसी होती है गाइस? जंतु की वसा मतलब कि जैसे गाय का जो घी होता है या भैंस का घी होता है, और जैसे हम देखते हैं ये क्या है, कौन सी वसा होती है गाइस? यह संतृप्त वसा होती है। और जो हम देखते हैं कि और जो हम देखते हैं पेड़ पौधों में जो वसा पाई जाती है वह कैसी होती है? वो होती है असंतृप्त वसा होती है। और असंतृप्त वसा तो सही अपन पाचन कर लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं संतृप्त वसा ज़्यादातर पाचन नहीं कर पाते हैं, ध्यान देना।
तो इसके क्या होता है, असंतृप्त वसा को संतृप्त में चेंज कर देता है, निकेल और पैलेडियम। ध्यान रखना। आपने देखा कि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्य वर्धक होता है। मतलब वनस्पति तेल, वनस्पति मतलब जो पेड़ पौधों से मिलता है, और वो स्वास्थ्य अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। ऐसा क्यों गाइस? क्योंकि हम देख चुके हैं आगे कि वनस्पति से जो हमें तेल मिलता है, वसा मिलती है, उससे क्या होता है कि वो एक असंतृप्त वसा होती है, तो वो हम पचा लेते हैं। लेकिन जंतु से संतृप्त वसा अम्ल होते हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। भोजन पकाने के लिए हम तेलों का उपयोग करते हैं, ना कि घी का। घी का क्यों नहीं करते हैं गाइस? क्योंकि घी तो हमें जंतु से प्राप्त होता है, उसमें संतृप्त वसा होती है, और जिसमें और तेल और जो जो उसमें पेड़ पौधों से, मतलब जो पेड़ पौधों से हम देखते हैं सरसों का तेल होता है, और बहुत सोयाबीन का होता है ना। तो अलग अलग तेल होते हैं। ये इसमें क्या असंतृप्त वसा होती है, जो हमारे स्वास्थ्य वर्धक होती है। अब देखते हैं गाइस, संकलन देख लिया आपने। संकलन अभिक्रिया मतलब किया। संकलन अभिक्रिया में क्या होता है गाइस? संकलन अभिक्रिया में पैलेडियम और निकेल क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन असंतृप्त वसा को संतृप्त में चेंज कर देते हैं। अब संतृप्त में कैसे चेंज करते हैं? अब यहाँ पे देखा, जैसे यहाँ पे क्या है, एक असंतृप्त वसा है, R है, C2RH है। इसमें निकेल या उत्प्रेरक देने का डाला तो क्या बन गया? ये बन गया, ये क्या बन गया? ये देखिए संतृप्त बन गया। C2 है, C2H और 4R, R4। अब देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या कहते हैं। प्रतिस्थापन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिकृत होते हैं। कैसे होते हैं गाइस? वो होते हैं अनभिकृत होते हैं, तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। जो संतृप्त है तो क्या होता है इसमें? अधिकांशतः हम देखते हैं अभिकर्मों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। क्या अक्रिय होते हैं गाइस? जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अनभिक्रिय होते हैं, वो जल्दी से सक्रिय नहीं होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन हो जाता है। क्या हो जाता है? जो क्लोरीन है उसका हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोकार्बन के परमाणुओं को प्रतिस्थापित करती है। जो हम देखते हैं अधिकतर क्या होता है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो मतलब कि हमें जंतुओं से प्राप्त होती है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो क्या करती है? वो अक्रिय होती है। लेकिन सूर्य के प्रकाश में मिलकर के वह क्या करती है? वह क्लोरीन को हाइड्रोकार्बन में संकलन कर देती है एक एक करके। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। साधारणतः उच्च समजातीय एल्केनों के साथ अनेक उत्पाद का निर्माण होता है। एल्केनो क्या है? एल्केन क्या है गाइस? एक संतृप्त यौगिक है। किसका? हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। इसमें क्या है देख रहे हैं अपन, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, CH2 मीथेन प्लस क्लोराइड मिलाया, और क्या मिल गया गाइस? सूर्य का प्रकाश। इससे क्या कर देगी? ये हाइड्रोकार्बन बाहर कर देगी। हमने देखा कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश मिलने से क्या बन गया? CH3 क्लोराइड और HCl अम्ल के रूप में अनेक अभिक्रियाएं करती हैं। हमने उत्पाद का निर्माण हुआ। देखते हैं गाइस, एथेनॉल तथा एथेनाइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्यों कहते हैं? एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन की ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को इसलिए ऑक्सीकरण कहा जाता है गाइस, क्योंकि हमने देखा था इसमें क्या लग रहा था? ऑक्सीजन लगती है, ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण तो कहेंगे ना। सो गाइस देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण के दहन वेल्डिंग के लिए उपयोग क्यों नहीं किया जाता। ऑक्सीजन का एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए क्यों नहीं किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन का तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है एथाइन में, एथाइन को जलाने के लिए। गाइस हमने पता है कि हमें जो वायु में ऑक्सीजन होती है गाइस वो होती है 21%, और इसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और वो
काला लौ के अनुसार, काली लौ के अनुसार जलता है, मतलब वो अच्छी तरह से नहीं जलता है, इसीलिए नहीं किया जाता है। और एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि एथेनॉल्स होता है वो ऑक्सीजन से प्रक्रिया करके एथेनॉइक अम्ल का निर्माण करता है, इसीलिए इसको ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। गाइस आगे चलते हैं। यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम इसकी PDF में क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। चलते हैं आगे। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक तथा एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल के बारे में देखते हैं कि और कार्बन के साथ साथ यौगिकों के साथ साथ कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक को देखेंगे। अनेक दहन यौगिक हमारे लिए अनमोल है, जो हम देखते हैं कि बहुत से दहन किए जाते हैं, वो सब हमारे लिए क्या है? अनमोल है। किंतु यह हम व्यावसायिक रूप में महत्वपूर्ण 2 यौगिक एथेनॉल और एथेनॉइक अम्लों के गुण धर्मों का अध्ययन करेंगे, जो हमको बहुत ही जरूरत पड़ते रहते हैं। एथेनॉल्स होता है, एथेनॉल के गुणधर्म हम देखते हैं कैसा होता है। एथेनॉल के कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में हो जाता है। जो एथेनॉल होता है गाइस वो कैसा हो जाता है? कमरे के ताप में, कमरे के ही तापमान, मतलब वातावरण जितना कमरा गर्म होता हो उतने में वो कैसा होता है? द्रव अवस्था में होता है, पानी की अवस्था में होता है। एथेनॉल का गलनांक और क्वथनांक के लिए सारणी 4.1 में देखिए। सामान्यतः एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। क्या एल्कोहल ही क्या है गाइस? एथेनॉल है। एथेनॉल को हम एल्कोहल कहते हैं, ठीक है ना। तथा यह सभी एल्कोहल पेय पदार्थों को महत्वपूर्ण अवयव होता है। हम देखते हैं जो एल्कोहल है लोग पीते हैं, पेय पदार्थों के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव है। यह एक अच्छा विलायक होता है। विलायक मतलब घुलने वाला होता है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक जैसी औषधियों में किया जाता है। इसका उपयोग क्या है गाइस? इसका हमने रूप देख लिया कि यह कमरे के ताप में कैसा होता है। कमरे के ताप में हमने देखा कि यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। इतने जल्दी इसका गलनांक हो जाता है, गलनांक हो जाता है, और क्वथनांक भी जल्दी जम जाता होगा जब इतनी जल्दी इतनी सी गर्मी में, मतलब कमरे के ताप में ही पिघल जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उपयोग हमने देख लिया। एल्कोहल का उपयोग कहाँ किया जाता है आप ही सोचिए। कफ सिरप में भी किया जाता है, जब उन्हें खांसी की सिरप दी जाती है, कोई टॉनिक बनाई जाती है, औषधियों में किया जाता है एक प्रकार से, आयोडीन है ना, और हमने देखा और से बहुत सी चीज़ों में किया जाता है। एथेनॉल की किसी भी अनुपात में जल मिलाया जा सकता है। एथेनॉल को किसी भी इसमें जल मिलाया जा सकता है, ठीक है ना। जल तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। तनु जो एथेनॉल्स है गाइस, उसमें क्या होता है, जो तनु जल होता है इसकी मात्रा में, इसमें क्या होता है, इसमें नशा चढ़ जाता है। हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने में प्रचलित है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अल्कोहल पीते हैं। लेकिन शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा भी घातक सिद्ध हो सकती है। काफ़ी समय में तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य से संबंधित कई समस्याएं हो सकती हैं। हमने देखा इसका उपयोग भी देखा, इसका हमने दोष भी देख लिया, ठीक है ना। यदि हम शुद्ध और ज़्यादातर लोग पीते हैं, उपयोग क्या होता है, औषधियों के लिए होता है, कफ सिरप के लिए होता है, टॉनिक के लिए होता है, और गाइस बहुत से लोग पीते हैं अल्कोहल को। और इसका हानि क्या है, यदि हम ज़्यादा दिनों तक सेवन करते रहते हैं इसका, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और यदि कोई शुद्ध एथेनॉल पीता है तो उसमें बहुत ज़्यादा नशा होता है गाइस। क्या होता है, बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है वो। देखिए एथेनॉल की अभिक्रियाएं, क्या किन किन के साथ में अभिक्रियाएं करता है एथेनॉल, इसके बारे में अपन देखते हैं। एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, देखिए ये है सोडियम और ये है एथेनॉल। इससे क्या एथेनॉल का सूत्र गाइस होता है, हाँ, C2H5।
एक प्रकार से देखो यहाँ पे डबल C है और H की मात्रा कितनी है 5 है। और इसका जो OH होता है, OH समझ लो एक चिन्ह है, OH जहाँ होगा तो आप समझ जाना कि एथेनॉल का ही या अल्कोहल का ही निशान होता है। यदि सोडियम के साथ गाइड यहाँ पे क्रिया करता है तो एथेनॉल, सोडियम है प्लस में एथेनॉल डाला तो इससे क्या बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है। अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन कर रहा है। देखिए ये सोडियम एथॉक्साइड बना रहा है एथेनॉल, इसके साथ में अभिक्रिया करके क्या निकाल रहा है गाइस, किसका प्रतिस्थापन, एक हाइड्रोजन गैस का विस्थापन कर रहा है। एक प्रकार से निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बना सकता है। और दूसरे पदार्थ भी होते हैं गाइस जिससे हाइड्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, हमने सेकंड लेसन में चैप्टर में पढ़ा था, जिसने भी ध्यान से पढ़ना उनको, और अपने इन छोटे छोटे सवाल मेरे मन में भी आते हैं या फिर हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया क्या है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे बनाया जा सकता है गाइस, ये देखते हैं। 443 केल्विन तापमान एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन का निर्माण हो जाता है। सो गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक इथेनॉल से, इथेनॉल को यदि हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पर केल्विन पर गाइस, हम देख रहे हैं 443 डिग्री पर। तो इससे क्या होता है, इसका इथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है, मतलब वहाँ से जल निकल जाता है। निर्जलीकरण का यही मतलब हुआ ना। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं यह क्या है, असंतृप्त, हाँ इसको अपन ने क्या कर दिया, इथेनॉल से इसको अपन ने क्या कर दिया, देखिए इथेनॉल से इसको अपन ने गर्म किया, गर्म सांद्र H2O सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, है ना, हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में हमने क्या किया, गर्म किया। इससे क्या निकल के आता है, इससे एथेनॉल और जल अलग हो जाता है। जल अलग हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, इसमें निर्जलीकरण हो रहा है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है एथेनॉल तो क्या बनता है, सोडियम एथॉक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम एथॉक्साइड। उपयोग देख लिए, दोष देख लिए और अभिक्रियाएं हमने देखी। सोडियम के साथ में क्या होता है, यदि एथेनॉल को गर्म करके हम एथेनॉल को निर्जलीकरण भी कर सकते हैं। हाँ, इस अभिक्रिया से सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण के रूप में काम करते हैं, जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। जल से एथेनॉल को अपन जल से अलग भी कर सकते हैं। सोडियम के साथ सोडियम एथॉक्साइड बन गया था। इसके हमने इसको अब आगे देखते हैं अपन। सजीव प्राणियों में अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन हो जाता है तो उसमें उपापचय प्रक्रिया धीमी हो जाती है, मतलब पाचन क्रिया अच्छी नहीं होती है यदि ज़्यादा अपन एथेनॉल से अल्कोहल ले लेते हैं, तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कमजोर हो जाती है। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा और उनीदापन, समान अंतर्वाद कम हो जाता है, भाव शून्यता आती है। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि उसके सोचने समझने की क्षमता, मांसपेशी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनेल्स बन जाता है। मेथेनेल्स यकृत की कोशिकाओं के घटक के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोलॉज में इसी प्रकार से स्कंदित हो जाता है। जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित हो जाता है। मिथेनेल चक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, इससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। और एथेनॉल का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। इसका उपयोग उद्योगों में के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग को रोकने के लिए
हाँ, रोकने के लिए किया जाता है। इसमें मेथेनॉल जैसे जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे यह पीने योग्य ना रहे, तथा एल्कोहल, इसमें मेथेनॉल मिला देने से गाइस क्या हो जाता है, वो जहरीला हो जाता है। क्या? एथेनॉल, जिससे कि वह पीने योग्य नहीं रहता है। एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे विकृत एल्कोहल कहा जाता है। यदि पहचान करना हो तो इसकी रंग नीला मिला दिया जाता है। हाँ, नीला बना दिया जाता है। गाइस तो हमने क्या देखा है इसमें कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। यदि एथेनॉल कोई पीता है, एथेनॉल यदि कोई पीता है गाइस तो क्या हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, इसके दोस्त हमने देखा कि उसमें कि उसकी सोचने समझने की शक्ति ही कमज़ोर हो जाती है। तुरंत तो लोगों को सुस्तापन या अच्छा लगता है और राहत मिलती है, सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं गाइस। और लेकिन हम देखते हैं कि इसमें क्या, हमारी सोचने समझने की शक्ति ही क्षीण होने लगती है। हमारा भोजन भी अच्छे से नहीं पचता है, हमारी मांसपेशियां भी प्रॉब्लम हो जाती है। और उसमें साथ में यदि कोई थोड़ी सी मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा भी डाल दिया जाए तो उसमें मृत्यु हो सकती है, यकृत में प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। तो इसके ये हैं बहुत सारी प्रॉब्लम। ईंधन के रूप में एल्कोहल गन्ना या सूर्य के प्रकाश में रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। क्या गाइस? जो एथेनॉल्स हैं उसको सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम है। कौन? गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम है। गन्ने का रस मैलिलस सिरा बनाने के उपयोग में लाया जाता है। इसका किण्वन करके एल्कोहल या एथेनॉल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न होता है। यदि ईंधन के किसी देशों में क्या होता है, एल्कोहल का उपयोग किस में किया जाता है गाइस? एल्कोहल का उपयोग किस में? फैक्ट्रियों में भी किया जाता है, हमने ऊपर पढ़ा। और क्या होता है, इसमें किसी देश में ईंधन के रूप में किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है और जल निकाल देता है। और क्या होता है, और क्या देखा गाइस हमने, गन्ने में ऐसी रासायनिक गुणधर्म पाए जाते हैं गाइस जो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के काम आता है। वो किण्वन करके एल्कोहल, गन्ने को किण्वन के द्वारा एल्कोहल तैयार किया जाता है। ठीक है ना। एथेनोइक अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं आप गाइस। अपन पढ़ेंगे एथेनोइक अम्ल क्या होता है। एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। एथेनोइक अम्ल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। एसिटिक अम्ल कहा जाता है किसको? एथेनोइक अम्ल। अभी हमने एथेनॉल पढ़ा, एथेनॉल या एल्कोहल पढ़ा, अब एथेनोइक अम्ल पढ़ रहे हैं। एथेनोइक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कहाँ किया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित है, जिसे हमने एल्कोहल से मिलता था, कार्बोक्सिलिक अम्ल की नहीं मिलता था, ऊपर हमने पढ़ा। एसिटिक अम्ल की 3-4 बिलियन सिरका कहा जाता है। 3-4% बिलियन को सिरका कहा जाता है। क्या गाइस? सिरका। एवं इसे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अचार के परिरक्षक के रूप में इसको क्या किया जाता है? एथेनोइक अम्ल को का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। जैसे अचार रखा रहता है दुकानों में कि नहीं, एथेनोइक अम्ल के साथ। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। और हमने ऊपर जो शुद्ध गलना इतने केल्विन ताप में वो गल जाता है। और जो एल्कोहल होता है गाइस वो कमरे के ताप पर ही गल जाता है। ठीक है ना। इसलिए ठंडी जलवायु या शीत के दिनों में यह जम जाता है, इसीलिए इसकी जो गलनांक है ज़्यादा तो क्वथनांक भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार इसे ग्लेसिक या एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? इसको ग्लेसल तथा एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। किसको? इसको एथेनोइक अम्ल को।
कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक यौगिक के समूह में अभिलक्षण अम्लीय होती है। तो हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह से आयनीकृत होते हैं। एथेनॉल की अभिक्रियाएं देख लेते हैं गाइस। हमने भी एथेनॉल की अभिक्रियाएं देखी थी, जो सोडियम के साथ में कर रहा था। और निर्जलीकरण किसके द्वारा हो रहा था गाइस, आप ध्यान करिए। जो निर्जलीकरण हो रहा था एथेनॉल अम्ल का, वो किसके द्वारा होता था, हमने अभी देखा था ऊपर। जो इसका निर्जलीकरण जब अपन 443 डिग्री टेम्परेचर पर हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो उससे हाइड्रोजन निकल के आ जाती है और उसका निर्जलीकरण हो जाता था। हमने अभिक्रियाएं देख लेते हैं इसके साथ भी। देखिए आप यहाँ पे क्या है, जो एस्टरी अभिक्रिया, एस्टर अभिक्रिया कहेंगे गाइस इसको, मुख्य रूप से अम्ल एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होती है। यह किससे, एल्कोहल अभिक्रिया से निर्मित होती है। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध और एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। जो एथेनोइक अम्ल होते हैं उसमें क्या लिखा, कोई भी उत्प्रेरक की सहायता से उपस्थिति में एथेनॉल की अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं गाइस, इसका एस्टर का निर्माण करते हैं। देखिए ये है एथेनोइक अम्ल। क्या है, एथेनोइक अम्ल C2H4 और OH है कि नहीं है, ये क्या है, एथेनोइक अम्ल है। ठीक है ना, ये एथेनोइक अम्ल का सूत्र है गाइस, आप देख सकते हैं। इसमें ये एथेनॉल है, ये एथेनोइक है। C2H3 नहीं है गाइस, H4 हो जाएगा ना, है ना। तो आप ध्यान रख सकते हैं, ये एथेनोइक का सूत्र है और ये एथेनॉल है। इसमें क्या मिलाया गया है गाइस, अम्ल मिलाया गया है। इससे क्या निकल के आता है, इससे निकल के आता है एस्टर निकल के आता है। क्या निकल रहा है, एस्टर। अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने व स्वाद करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। किसका, जो एस्टर निकल के आया गाइस, जो एथेनोइक अम्ल में हमने एथेनॉल मिलाया और साथ में अम्ल मिलाया तो इससे एस्टर निकल के आया। और एस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, स्वाद वाले गंध युक्त पदार्थ में, जिसे गंध अच्छी सुगंध वाले स्वाद युक्त वाले कारकों में किया जाता है। सोडियम से अभिक्रिया करके द्वारा एक क्षार है, सोडियम कार्बोक्सिल, एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम के साथ में जब अभिक्रिया करता है, इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। जब यह सोडियम के साथ में, मतलब सोडियम या पोटेशियम के साथ में अभिक्रिया करता है गाइस, तो इससे क्या निर्माण निकल के आता है, साबुन निकल के आता है। देखिए आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया के द्वारा, जो एस्टर है ना गाइस, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया के द्वारा एक क्षार है। यह एस्टर पुनः एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। क्या बनाता है, यह एस्टर एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं क्योंकि इसमें साबुन तैयार किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं, जिसमें देखिए ये है एथेनोइक अम्ल। इसमें क्या मिलाया, सोडियम के साथ में क्रिया कर इसने की Na किया है। Na मतलब सोडियम और ये एथेनोइक OH नॉल है। इसमें इस क्रिया करके क्या करता है, साबुनीकरण की प्रक्रिया बना रहा है। ठीक है, एथेनोइक अम्ल। देखते हैं आगे, सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर साबुनीकरण तो बनेगा। क्षारक के साथ अभिक्रिया खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक अभिक्रिया करके लवण तथा एथेनोइड सोडियम एथेनोइड जल का निर्माण करता है। अब देखिए गाइस, इसमें क्या हुआ है, दूसरी प्रक्रिया क्या है। पहले हमने देखा साबुनीकरण की प्रक्रिया हो जाती है सोडियम के साथ में एथेनोइक अम्ल मिला रहे हैं गाइस,
तो इससे क्या बन रहा है, इसके बाद इससे देखिए हाइड्रो ऑक्साइड निकल के आ रही है। सोडियम तो है ही, एथेनॉइड सोडियम के साथ में जल, देखिए एथेनॉइड सोडियम है, ये क्या है, एथेनॉइड सोडियम है, इसके साथ में क्या निकल के आया, जल। जब एथेनॉइड के साथ सोडियम मिलाया जाता है तो उससे क्या निकल के आता है गाइस, जल अलग हो जाता है और सोडियम एथेनॉइड अलग हो जाता है। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कार्बोनेट हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके एथेनोइक अम्ल हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है। इस अभिक्रिया को उत्पन्न लवण को सोडियम एसिटिक कहते हैं। देखिए यहाँ पे कि क्या हो रहा है, देखिए सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के साथ, देखिए कार्बोनेट, ये क्या है, कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करके लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है। अब इसमें लवण भी बन रहा है, जल भी निकल के आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये एथेनोइक अम्ल है, इसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाया और सोडियम कार्बोनेट मिलाने से क्या बन रहा है गाइस, हमने देखा एथेनोइक अम्ल CO2 अलग हो रही है और H2O मीन्स जल अलग हो रहा है। यही अभिक्रिया देखिए गाइस नीचे वाली भी हो रहा है। सो गाइस देखिए क्वेश्चन को क्या लिखा है, प्रयोग के द्वारा आप अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या अंतर कर सकते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं जो अल्कोहल होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल लीजिए, तो अल्कोहल में आप नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या होगा, नीला लिटमस पेपर को अल्कोहल कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में आप डालते हैं नीले लिटमस को तो वो क्या कर देता है, नीले लिटमस को लाल में चेंज कर देगा, वो लाल बना देगा, ठीक है ना। और दूसरा अंतर हम देख सकते हैं, जो दूसरा अंतर हो सकता है इसमें और क्या होता है, जैसे आप कार्बोक्सिलिक अम्ल लीजिए और अल्कोहल अम्ल लीजिए, फिर क्या कीजिए गाइस, उसमें जो आपने अल्कोहल और क्या लिया था, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, अल्कोहल लिया, उसमें अपन ने सोडियम डाला, किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल में सोडियम की कुछ बूंदें जाती है तो उससे क्या होता है, उसमें बुदबुदाहट उत्पन्न हो जाती है। ये क्यों होता है गाइस, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है। और अल्कोहल में अपन यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल डालेंगे, सोडियम डालेंगे, सोडियम की बूंदें कुछ, तो उसमें कुछ नहीं होगा। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ऑक्सीकारक गाइस हमने देखा था ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकारक उस ऑक्सीकारक के साथ में किसकी अभिक्रिया हो रही थी। सो गाइस जो ऑक्सीकारक होते हैं वो किसे कहते हैं, ऑक्सीकारक हमने बताया था आपको, जो ऑक्सीजन जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकारक कर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, मतलब जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देते हैं वही ऑक्सीकारक कहे जाते हैं। अब देखते हैं साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस साबुन और मिसाइल का निर्माण हो रहा है गाइस, आप इस चित्र में देख सकते हैं। देखिए पढ़ते हैं आगे। तेलीय होते हैं, जो तेलीय जानते हैं कि तेल में पानी में अघुलनशील होते हैं। गाइस आगे कुछ लिखा है क्या, नहीं, साबुन और अपमार्जक के बारे में बताया गया है, देखते हैं आगे। ये क्रियाकलाप के बारे में बात की गई है गाइस। जो तेलीय होते हैं आप जानते हैं कि तेल पानी में अघुलनशील होता है। आपने देखा होगा कई बार यदि तेल कभी भी पानी में गिर जाता है तो अपनी अपनी अलग बूंदें बना लेता है, वो चिकनाहट के कारण वो उसमें मिल नहीं पाता है। मिलता है क्या, नहीं मिलता है, ठीक है। अघुलनशील होता है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं।
जो साबुन में अणु होते हैं उसमें लंबी श्रृंखला के क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अथवा सोडियम के लवण होते हैं साबुन में, ठीक है ना। साबुन को आयनिक भाग में जल में, जबकि कार्बन श्रृंखला में तेल पारस्परिक क्रिया करती है। जो साबुन का आयनिक भाग होता है ना वो जल में, आयनिक भाग क्या करता है, जल में, जबकि कार्बन की श्रृंखला तेल से पारस्परिक अभिक्रिया, जो कार्बन की श्रृंखला होती है वो तेल से पारस्परिक अभिक्रिया करती है, ठीक है ना। इस प्रकार कार्बन के अणु से मिलने वाली मिसाइल की संरचना तैयार करते हैं। यह अणु का एक सिरा तेल के कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इल्सन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिसाइल मैल को पानी के बाहर निकालने में मदद करता है। हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। क्या आप मिसाइल की संरचना को बना सकते हैं? साबुन को हाइड्रोकार्बन में घोलने से बनता है। क्या साबुन हाइड्रोकार्बन को घोलने से बनता है? गाइस आप देख लेते हैं इसमें, यदि समझ में नहीं आता है तो हम अलग से आपको समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना, अभी आप पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है ना। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों में विभिन्न गुणधर्म होते हैं। गाइस जो साबुन का हम देखते हैं, जो साबुन के सिरा होते हैं, जैसे ये झाग निकल के आता है, कोई भी झाग, इसमें दो सिरे होते हैं, एक इस साइड का एक इस साइड का, ठीक है ना, कि इनके अलग अलग गुणधर्म होते हैं। एक होता है जल विरागी और एक होता है जल का विरागी। क्या होता है? जल का रागी। जो जल में विलय एक सिरे को जल का रागी कहते हैं। जो जल में क्या होता है गाइस, देखिए आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है। एक होता है जल का क्या, रागी सिरा होता है, और एक होता है जल का विरागी। रागी किसे कहते हैं? जो जल में घुल जाता है। इसके अणु में इस प्रकार के व्यवस्थित होते हैं। इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है। क्या होता है जी? ये गाइस आप इस चित्र में देख सकते हैं, जो इसका आयनिक सिरा है, क्या है, आयनिक सिरा कौन सा है? जल के अंदर ए है, ये जल के अंदर है, और ये ऐसे 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 लेके आ रहा है, किसको? मैल को लेके आ रहा है, ठीक है। ये क्या होता है? आयनिक सिरा जल में घुल जाता है, ठीक है, अंदर की ओर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ का दूसरा सिरा जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन कणों की एक विशेष व्यवस्था होती है, जिसमें इसका हाइड्रोकार्बन जल के सिरा का बाहर बना होता है। इसका जो हाइड्रोकार्बन का सिरा होता है वो जल के बाहर बना होता है। ऐसे अणुओं का बड़ा गुच्छा बनाने के कारण होता है। इसमें जल विरागी जो पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होता है, जबकि इसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। यह संरचना मिसाइल कहते हैं। मिसाइल के रूप में स्वच्छ करने में सक्षम होता है, जबकि तेलीय मैल केंद्र का एकत्र हो जाता है और मिसाइल विलियम क्लोराइड के रूप में बने रहते हैं। आयन विकर्षण के कारण इसमें अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसाइल में तैरते मैल आसानी से हटा सकते हैं। साबुन में मिसाइल प्रकाश का प्रकीर्णन कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखाई देता है। प्रकीर्णन कर सकते हैं गाइस, उसमें विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई दे सकते हैं झाग में। गाइस तो इस संरचना में आप देख सकते हैं क्या है, ये एक सिरा होता है क्या, जल का रागी, और एक होता है क्या, जल का विरागी। अब जल का रागी क्या होता है गाइस? जो जल में घुल जाता है, जैसे ए है झाग होता है, अपन देखा। जो साबुन का एक सिरा क्या है, जल का रागी है। अब रागी कौन सा होगा गाइस? जो जल की ओर होगा, ठीक है ना। एक सिरा होता है जल का रागी और एक होता है विरागी। तो जो जैसे आप देख रहे हैं, ये है सोडियम, ये है जल। अब जल, यहाँ पे जल भरा हुआ है, यहाँ पे अपन ने साबुन डाला, और ये क्या करता है, ये ऐसे 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 करते हुए क्या करता है, ये मैल लेकर के आ जाता है। क्या करता है गाइस? ये मैल लाता है, ऐसे 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 करके जल में घुल करके। ये आयनिक सिरा होता है जो कि मैल को हटाने का काम कर पाता है। जो हाइड्रोकार्बन का सिरा होता है गाइस, वो जल के बाहर ए वाला होता है, ये जो बना है, और ये क्या लाने का काम करता है। ऐसे अणुओं से गुच्छा के कारण बनने से जल विरागी पूंछ के गुच्छे के आंतरिक हिस्से में, जबकि आयनिक सिरा
गुच्छे की सतह पर होता है। देखिए ये गुच्छे की सतह पर है। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया कि झाग मुश्किल से बन रहा है? जल शरीर धो लेने के बाद भी कुछ घुलनशील पदार्थ इसका जमा रहता है। हम देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि झाग नहीं बनता है, पानी में नहीं बनता है, और शरीर धो लेने के बाद भी अघुलनशील पदार्थ जमा रहता है। ऐसा इसलिए होता है गाइस कि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम से अभिक्रिया करता है। क्या होता है गाइस, हम देखते हैं कि झाग नहीं बनता है और जल में शरीर को धो लेने के बाद भी अघुलनशील कुछ पदार्थ जमा रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि साबुन कठोर जल से उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण से अभिक्रिया करता है। क्या करता है साबुन? कैल्शियम और मैग्नीशियम से अभिक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। इस प्रकार के यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग करके इस समस्या से निपटाया जा सकता है। अपमार्जक लंबी श्रृंखला कार्बन श्रृंखला वाला कार्बन सल्फ्यूरिक लवण तथा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनिया लवण होते हैं। क्या जो अपमार्जक होता है वो क्या होता है? लंबी श्रृंखला वाले कार्बन तथा सल्फोनिक लवण अथवा अमोनिया के लवण होते हैं। अपमार्जक में लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक सल्फोनिक लवण होते हैं, अमोनिया होते हैं। क्लोराइड ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं, जो क्लोराइड तथा ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इन यौगिकों को अवशोषित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार कठोर जल में प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जक का उपयोग शैम्पू, कपड़े के धोने के उपयोग में बनाते हैं। सो गाइस हमने क्या देखा यहाँ पे? जो अपमार्जक और साबुन के बारे में पढ़ा। साबुन क्या होता है? जो साबुन के दो सिरा हमने देखे। साबुन में कौन सा? एक रागी होता है, एक विरागी होता है, एक हाइड्रोकार्बन होता है। देखिए गाइस, जो पानी में एक सिरा जो घुल जाता है उसको क्या कहा जाता है? जल का रागी सिरा, ठीक है ना। वो इस प्रकार मैल को लेकर के आता है। लेकिन हमने कभी कभी क्या देखा है गाइस, जैसे सोडियम और कैल्शियम के साथ में होता है, सोडियम का उपयोग के साथ साबुनीकरण का निर्माण भी हमने बताया था। और साथ में हमने देखा अभी अपमार्जक कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो साबुन लगाने पर भी क्या होते हैं? झाग नहीं बनता है। कपड़ों में आप देखते हैं जो साबुन डालते हैं उसमें झाग नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? जो कठोर जल होता है वहाँ पे उसका विलायक नहीं होता है। इसके लिए मैग्नीशियम और कैल्शियम का उपयोग किया जाता है, जो कि क्या करते हैं? मैग्नीशियम और कैल्शियम लवणों से अभिक्रिया करता है और अधिक मात्रा इस प्रकार के यौगिक में क्योंकि साबुन कठोर जल से उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाते, मतलब कि अभिक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक साबुन का उपयोग करना पड़ता है। तो हमको क्या करना चाहिए? तो हम अपमार्जक होता है, उसमें क्या होता है? अपमार्जक में हमने देखा लंबी श्रृंखला वाला कार्बन होता है, अमोनिया होता है, और क्या होता है? अमोनिया होता है जो क्लोराइड और ब्रोमाइड से बना होता है अपमार्जक, ठीक है ना। अपमार्जक वो किससे होता है? अमोनिया होता है, और साथ में क्या होता है? सल्फोनिक लवण होते हैं, और लंबी श्रृंखला वाला कार्बन होता है, और क्लोराइड और ब्रोमाइड से आयनों के साथ में बनते हैं। इन यौगिकों के सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को घोल देते हैं। जैसे साबुन नहीं घोल पा रहा था बहुत सी चीज़ें, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन को नहीं घोल पा रहा था, इसलिए झाग नहीं बनता है। और इसके क्लोराइड और ब्रोमाइड लंबी श्रृंखला वाले अपमार्जक होते हैं जो कि इस समस्या से निपटा देते हैं और वो घुल जाते हैं। इनका उपयोग शैम्पू तथा कपड़े धोने वाले साबुन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे क्या है? क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग
कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं मृदु है। सो गाइस, हम डिटर्जेंट का प्रयोग करके हम ये नहीं बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं, क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है एक अपमार्जक की तरह होता है, वो सब में झाग बना लेता है। और साबुन का उपयोग करके अपन जरूर बता सकते हैं, क्योंकि उसमें झाग नहीं बनता है। यदि कोई जल अपन देखते हैं, यदि कोई जल कठोर है तो उसमें झाग नहीं बनेगा साबुन में। और अपमार्जक या डिटर्जेंट का उपयोग करके हम ये नहीं बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या मृदु है, क्योंकि वो डिटर्जेंट है जो मृदु जल में भी झाग बनाता है और किसमें भी कठोर जल में भी झाग बना लेता है। गाइस, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश रगड़ते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है? गाइस, हम देखते हैं जो कपड़े धोते हैं तो अपन ब्रश फेरते हैं, ब्रश के साथ साथ कभी कभी लोग डंडे से उसको पीटते हैं, या वॉशिंग मशीन में भी हम देखते हैं कि कपड़े रगड़े जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उससे क्या होता है, उससे कपड़े से धूल के कण को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए ऐसा किया जाता है। यदि गाइड्स आपको PDF रूप में ये क्वेश्चन आंसर चाहिए है, ये चैप्टर के जो बीच बीच में क्वेश्चन आते हैं, तो इन पर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर देंगे और PDF के रूप में भी दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइड्स। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं गाइस। लेकिन प्लीज़ एक कमेंट में ये ज़रूर बताना कि हमें कमी कहाँ रह गई, आपको प्रॉब्लम कहाँ हुई और आपको कहाँ समझ में नहीं आया जिसके कारण आपने डिसलाइक किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।